कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और कंक्लूजन्स के साथ आज हम अपना डिस्कशन रिज्यूम करेंगे जो कि बेस्ड है क्वाड्रेटिक फंक्शंस के इंपॉर्टेंट लर्निंग्स जो आपके लिए आने वाले समय में काम आने वाली। आई होप इस बात से अब आप क्लियरली वाकिफ हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर अभी आपका नहीं चल रहा है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बेसिक्स हम कवर कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स अपने फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत। आने वाले में समय में ऑफ कोर्स थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अंडर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस और फंक्शंस को बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। आई होप आप ये बात बखूबी जानते हैं दैट दिस इज अ चैनल specifically dedicated to all the IIT JEE mathematics aspirants. So on this channel, we are developing a resource which is absolutely free, and it is going to be a self-paced program, which means you can watch all the videos at your own pace, at your own speed. Well, this phase we have divided into three parts. यानी तीन पार्ट्स में इस पूरे मॉड्यूल को हमने डिवाइड किया है. The first phase is dedicated to make you learn the concepts quite well. Once you have understood all the concepts, उन्हें कई सारे illustrations और examples के थ्रू consolidate करवाया जाएगा. Well, once you are done with all the concepts, we'll move towards phase 2, in which we'll be talking about all the JEE mains में पूछे गए previous year's questions. So all the PYQs of IIT JEE mains. Well, once we are done with phase 2, we'll shift towards phase 3, जहां पर आप JEE advanced में पूछे गए previous year's questions को cater करेंगे. तो इस तरीके से ये पूरी preparation आपके लिए planned है. अगर मैं लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ्स को लेकर पढ़े हुए फाइनल कंक्लूजन को आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो इन पॉइंट्स को जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स। कई सारी लर्निंग्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। जैसे अगर आप फर्स्ट पॉइंट को देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका हमेशा एक ही फिक्स्ड साइन होगा, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे गौर से सुनिएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो दो केस होंगे स्टूडेंट्स, या तो ए पॉजिटिव होगा या फिर ए नेगेटिव होगा। किस लिए बात कर रहे हैं हम? अपने एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लेकर। आई होप आप ये बात जानते हैं। इस दौरान ए हमेशा आपका पॉजिटिव रहता है, और डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो ये हमेशा आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से डिफाइंड होता है। ये बातें बाय डिफॉल्ट अब आपको याद रहनी चाहिए। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ये अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब रूट्स आपके कैसे होंगे स्टूडेंट्स? जो आपके रूट्स हैं कौन, अल्फा और बीटा, वो इमेजिनरी होंगे। आई होप आपको ये बात याद है। और रूट्स अगर इमेजिनरी हुए तो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, यानी या तो ये सिनेरियो रहा होगा या फिर ये सिनेरियो रहा होगा। What do I mean by that? Please have a look at this. आपका जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, I'm really sorry, यहाँ इस केस में ए जो होना चाहिए क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन के लिए बस जीरो नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा आता हूँ अपने डिस्कशन पर। जब आपका ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ अपवर्ड फेसिंग होगा, जब ए नेगेटिव होता है ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग होगा। पर चूंकि यहाँ कंडीशन इंपोज की जा रही है दैट इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, विच मीन्स ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। डू यू रियलाइज दैट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट क्लियरली। यहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका ये मतलब है कि आपका ग्राफ या तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या फिर हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे। एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर होने का मतलब है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स। आई होप यू आर रियलाइजिंग। और एक्स एक्सिस के नीचे होने का मतलब है दिस इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स। यही बात यहाँ पर आपको स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि अगर आपका डी नेगेटिव है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का साइन हमेशा या तो पॉजिटिव या नेगेटिव ही रहेगा। सिमिलरली इसी बात का एक्सटेंशन कि अगर आपका ए पॉजिटिव रहता है तो उस केस में आपका एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव, और अगर आपका ए का साइन नेगेटिव होता है तो उस केस में आपका एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव। आई रिपीट, ए अगर पॉजिटिव है तो आपका एफ ऑफ एक्स भी हमेशा पॉजिटिव, और अगर ए नेगेटिव है तो आपका एफ ऑफ एक्स भी हमेशा नेगेटिव। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू थ्रू पॉइंट नंबर 2 and 3। नाउ पॉइंट नंबर 4 सेज अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो आपके जो साइन ऑफ द एक्सप्रेशन है बिटवीन द रूट्स विल बी opposite to that of a. Now what do they mean by this? That's a very interesting concept. Listen to this very carefully. अगर d greater than 0 है
अच्छा, चलिए पहले तो ये बात कर लेते हैं कि डी ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको दोबारा याद दिलाऊं, डी ग्रेटर देन जीरो वापस से दो सिनेरियोस, या तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर ए लेस देन जीरो होगा। आई होप आपको दोनों बातें याद हैं। मैं दोनों सिनेरियोस आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। डी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव। डी पॉजिटिव मतलब स्टूडेंट्स के आपको याद आ रहा है, अब रूट्स जो होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। आई होप ये बात अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, लेकिन ऑफ कोर्स चूंकि आपका डी पॉजिटिव है, यानी कि आपका कर्व एक्स एक्सिस से दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होगा। अब जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूं, इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। आपके जो ए का साइन है, जैसे इस केस में अगर आप देखें तो ए कैसा है, पॉजिटिव। तो आप बताएं अल्फा से बीटा के बीच में आपका जो एफ ऑफ एक्स है, अल्फा से बीटा के बीच में जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो कैसा है? सर अल्फा से बीटा के बीच में एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है। आई होप आप देख पा रहे हैं एक्स की उन सारी वैल्यूज के लिए जो अल्फा से बीटा के बीच में है, उस दरमियान एफ ऑफ एक्स नेगेटिव रहा। क्यों रहा स्टूडेंट्स? क्योंकि इस दौरान आपका डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो से बड़ा होता है तो एक्स एक्सिस दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होता है। यानी ग्राफ अगर अपवर्ड फेसिंग था तो आपके ग्राफ ने जहां दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया वो अल्फा और बीटा बने, और इस वजह से कर्व एक्स एक्सिस के नीचे गया। और जिस ड्यूरेशन के लिए, जिस टेन्योर के लिए एक्स एक्सिस से नीचे कर्व गया है, वो अल्फा से बीटा के बीच लाई करती है। सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर ए पॉजिटिव है, ये कब की मैं बात कर रहा हूँ, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होगा रूट्स के बीच में। इसका ऑपोजिट अगर देख लें कि डी तो अभी भी पॉजिटिव है लेकिन ए नेगेटिव है। आई होप आप समझते हैं डी पॉजिटिव होने का मतलब वही है कि अल्फा और बीटा जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे स्टूडेंट्स? रूट्स आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन और कोई बात इसके अलावा, चूंकि अब आप जानते हैं कि ए नेगेटिव है, विच मीन्स आपका कर्व डाउनवर्ड फेसिंग होगा। डू यू ऑल गेट माय पॉइंट? और यहाँ इस केस में भी आपके पास ये जब कर्व डाउनवर्ड फेसिंग है तो ये कर्व एक्स एक्सिस से दो बार इंटरसेक्ट करेगा, यानी एक पॉइंट आपका अल्फा होने वाला है और एक बीटा। ये वो केस है जब ए नेगेटिव है, इस वजह से आपका कर्व डाउनवर्ड फेसिंग बनता है। और अब आप अल्फा से बीटा के बीच में अपने कर्व को देखें। सो अल्फा से बीटा के बीच में जब आप इस कर्व को देखते हैं तो अल्फा से बीटा के बीच की एक्स की सारी वैल्यूज के लिए ये कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर है, यानी इस दौरान एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है। कब की ये बात कर रहा हूं मैं? जब एक्स आपका अल्फा से बीटा के बीच में है। मैं रिपीट, ए अगर नेगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा रूट्स के बीच में, और अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होगा बिटवीन द रूट्स। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे थ्रू पॉइंट नंबर 4। आई होप यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत क्रूशियल लर्निंग्स हैं जो कि आपके काफी काम आने वाली है आने वाले वक्त में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन लर्निंग से ही कई सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली अप्रोच कर लेंगे। सो रिमेंबर दीज पर्टिकुलर लर्निंग्स। अच्छा, अगर ए पॉजिटिव है तो आपको मिनिमा मिलेगा माइनस बी बाई टू ए पर, और अगर ए नेगेटिव है तो आपको मैक्सिमम मिलेगा माइनस बी बाई टू ए पर, और जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी वो माइनस डी बाई फोर ए होगी। अब इसका डी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ। कर्व या तो अपवर्ड फेसिंग होगा या डाउनवर्ड फेसिंग। आई रिपीट, अपवर्ड फेसिंग तब होगा जब ए पॉजिटिव है, डाउनवर्ड फेसिंग तब होगा जब ए नेगेटिव है। मैं इस बारे में बात ही नहीं कर रहा कि डी जीरो है या जीरो से बड़ा है या जीरो से नेगेटिव है। मैं आपको तीनों केसेस दे रहा हूँ कि डी कुछ भी हो, हम अभी दो बातें कर रहे हैं, या तो ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। डू यू रियलाइज जब ए पॉजिटिव है तो आपको मिनिमा मिलता है, ये पॉइंट आपका मिनिमा होता है, और जिस एक्स की वैल्यू पर ये मिनिमा मिलता है वो होता है माइनस बी बाई टू है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस डी बाई फोर ए। आई होप आपको ये बात याद है। वहीं अगर ए नेगेटिव रहा होता तो आपको जैसे यहाँ पर क्या मिला था स्टूडेंट्स, ए पॉजिटिव होने के केस में मिनिमा, ए के नेगेटिव होने के केस में आपको मिलेगा मैक्सिमा। वही एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए पर मिलेगा, और वही मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए होगी। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए कुछ क्रूशियल नंबर्स हैं या एक्सप्रेशन हैं या फॉर्मूले हैं जो मैं चाहूंगा कि आप हमेशा याद रखें। ये लर्निंग्स हमारे काफी काम आने वाली है आने वाले वक्त में, सो इन्हें याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अगली लर्निंग जो कि बहुत जरूरी है, अगर एफ ऑफ एक्स जीरो है, यानी इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो ए डॉट एफ ऑफ डी नेगेटिव है तभी तब जब आपका डी दोनों रूट्स के लाइज बिटवीन द रूट्स, और ए डॉट एफ ऑफ डी पॉजिटिव है तभी जब आपका डी आउटसाइड द रूट्स है। नाउ दैट्स समथिंग वेरी क्रूशियल स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड। इस लर्निंग से ही आप पोजिशनिंग ऑफ रूट्स को लेकर अपना एक अच्छा ओपिनियन रख सकते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ इस बात को गौर से सुनिएगा।
एक स्टेटमेंट है ये, सुनिएगा। पहली बात तो आपके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, यानी डी ग्रेटर देन जीरो है। डी ग्रेटर देन जीरो पर वही दो बातें, या तो आपका कर्व अपवर्ड फेसिंग होगा या फिर डाउनवर्ड फेसिंग। अपवर्ड फेसिंग मतलब क्या, आपका डी ग्रेटर देन जीरो है मतलब आपने एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट किया है। डाउनवर्ड फेसिंग भी, यानी आपने एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट किया है। ये वो केस था फर्स्ट वाला जब आपको दो डिस्टिंक्ट रूट्स तो मिले, लेकिन कब, जब आपका ए स्टूडेंट्स पॉजिटिव था। ये वो केसेस स्टूडेंट्स जब आपको दो डिस्टिंक्ट रूट्स तो मिले, लेकिन ये तब जब आपका ए नेगेटिव था। तो इस तरीके से आई होप पहले तो ये बात क्लियर है कि ये दोनों केसेस क्या है। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि लेट्स चूज एनी रैंडम नंबर के। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी रैंडम नंबर के चुन लेता हूँ। आप के चुन लीजिए, कहीं भी चुन लीजिए। मैं रादर तीन रैंडम नंबर्स आपको चुन के बताता हूँ। लेट्स से दिस इज के1, this is K2 and this is K3. What is स्पेशल अबाउट K1, K2 एंड K3? K1 एक ऐसा नंबर है जो मैंने माइनस इंफिनिटी से अल्फा के बीच चुना है। K2 एक ऐसा नंबर है जो अल्फा से बीटा के बीच चुना है। और K3 एक ऐसा नंबर है जो हमने बीटा से इंफिनिटी के बीच चुना है। सेम उसी तरीके से मैं यहाँ भी एक K1 चुन लूंगा, यहाँ भी एक K2 चुन लूंगा और यहाँ भी एक K3 चुन लूंगा। वही दोबारा K1 माइनस इंफिनिटी से अल्फा के बीच, अल्फा से बीटा के बीच K2 और बीटा से इंफिनिटी के बीच K3। अब आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनिएगा। K1 पर अगर आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछें तो क्या होगी? आई होप आप समझ पा रहे हैं। K1 पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्स एक्सिस से ये ऊपर है, यानी अगर मैं पूछूं f ऑफ K1 क्या होगा तो आप कहेंगे पॉजिटिव। अगर मैं पूछूं f ऑफ K2 क्या होगा तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस से नीचे, यानी नेगेटिव। अगर मैं पूछूं, इसी ग्राफ को आप आगे बढ़ा रहे होते इस तरीके से, अगर मैं पूछूं f ऑफ K3 क्या रहा होगा स्टूडेंट, तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस से ऊपर, यानी f ऑफ K3 पॉजिटिव। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत जरूरी बात, a पॉजिटिव था तो a डॉट एफ ऑफ K1 क्या रहा होगा? सर a भी पॉजिटिव, f ऑफ K1 भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव। अच्छा, a डॉट एफ ऑफ K2 क्या रहा होगा स्टूडेंट? सर K2, f ऑफ K2 नेगेटिव, a पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। आप मुझे बताएं a डॉट एफ ऑफ K3 क्या रहा होगा? सर a पॉजिटिव है, f ऑफ K3 भी पॉजिटिव है, यानी प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। वहीं अब आप इस ओपिनियन को गौर से सुनिएगा। यहाँ पर K1 पर अगर आप देखें तो K1 पर आप एक्स एक्सिस से नीचे इस ग्राफ को पाते हैं, यानी यहाँ पर जो f ऑफ K1 है वो नेगेटिव है। यहाँ पर f ऑफ K2 जो है वो कैसा है स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस से ऊपर है, यानी पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं f ऑफ K3, एक्स एक्सिस से आप नीचे हैं, यानी f ऑफ K3 नेगेटिव है। आई होप ये बात समझते हैं। अब गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, एक बात बताएं, a नेगेटिव, f ऑफ K1 नेगेटिव, यानी a डॉट f ऑफ K1 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। a नेगेटिव, f ऑफ K2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, यानी a डॉट f ऑफ K2 क्या होने वाला है स्टूडेंट्स? नेगेटिव। a नेगेटिव बट f ऑफ K3 भी नेगेटिव, यानी a डॉट, गौर से सुनिएगा, f ऑफ K3 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप जरा कायदे से इत्मीनान के साथ चीजें देखिए कि आपको नहीं लगता a डॉट f ऑफ K1 पॉजिटिव, a डॉट f ऑफ K3 पॉजिटिव, बट a डॉट f ऑफ K2 नेगेटिव क्यों आया वो समझते हैं। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, चाहे वो ये केस हो चाहे वो ये केस हो, यानी आपके पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं अल्फा और बीटा, आपके पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब याद रखिएगा, अगर आप अल्फा से पहले कोई वैल्यू लेते हैं, अल्फा से पहले कोई वैल्यू लेते हैं, मतलब अल्फा को मैं छोटा रूट और बीटा को बड़ा रूट कह रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे हैं। सो यू चूज एनी वैल्यू बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड अल्फा, या बीटा से इंफिनिटी, यानी अगर आप रूट्स के बीच में कोई वैल्यू लेने के बजाय यहाँ कहीं कोई वैल्यू लेते हैं, यानी माइनस इंफिनिटी से अल्फा ले लें या बीटा से इंफिनिटी ले लें, वहीं माइनस इंफिनिटी से अल्फा ले लें या बीटा से इंफिनिटी ले लें, मैं इस बात पर डिपेंडेंसी क्रिएट ही नहीं कर रहा हूँ कि ए नेगेटिव है या ए पॉजिटिव। आप हमेशा ये पाएंगे कि a डॉट एफ ऑफ K1 और a डॉट एफ ऑफ K3, चाहे आपका a नेगेटिव है या चाहे आपका a पॉजिटिव है, ये जो a डॉट एफ ऑफ K1 या a डॉट एफ ऑफ K3 है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या आप ये बात देख और नोटिस और ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नंबर रूट्स के बीच में लाई नहीं करता है, एंड इट इज लाइंग बियॉन्ड द रूट्स, तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू, उस नंबर पर उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू और उस a यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। और रूट्स के बीच में लाई करने वाले किसी नंबर पर आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। अगर आप मेरी बात को बड़े इत्मीनान के साथ देख कर, सुनकर, सीख और समझ पाए। सर ये इतना डिटेल में पढ़ना जरूरी है? मेरा कहना है स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है। इन बातों को बड़े सुकून के साथ, अच्छे से क्लैरिटी के साथ पढ़िएगा। ये बहुत क्रूशियल स्टेटमेंट्स हैं जो आपके काफी काम आने वाले हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि इन्हीं से हम कई सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे जो कि आपके काफी काम के होंगे।
If you have understood जो exactly मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, let us have a look at a certain question to get more clarity कि exactly मैंने आपको क्या पढ़ाने, क्या समझाने और क्या बताने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, आई होप आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर वो कह रहे हैं फाइंड ए फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज नेगेटिव फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स जो आर है। मतलब उसने तो कह दिया है कि एक्स किसी भी रियल वैल्यू को ले सकता है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि आपको ऐसा ए ढूंढना है जिसके लिए नेगेटिव। मेरा कहना है आप थोड़ा सा अगर ग्राफ्स को रिकॉल कर पाए तो आप बखूबी इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। पहली बात, उसने कहा है दुनिया के सारे एक्स पर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होना चाहिए। मैं कहूंगा सर दुनिया के सारे एक्स पर एक्सप्रेशन नेगेटिव है, कब होगा? अच्छा, क्वाड्रेटिक के ग्राफ याद करिए, या तो सर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला के 3 केस बना लो आप, ऐसे कुछ इंटरसेक्ट कर जाए या फिर ऐसे कहीं टच कर जाए या फिर टच करे ही ना। सर इस केस में कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, इसमें तो पॉजिटिव है या कभी जीरो है, इसमें तो हमेशा पॉजिटिव है। पर मुझे तो एक ऐसा चाहिए, मुझे नेगेटिव चाहिए। तो क्या ये तीनों केसेस मेरे लिए कंसिडरेबल होंगे? क्लियरली डिस्कार्ड कर दूंगा। आई होप ये जो मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ ये पूरा पिक्चराइजेशन आपके ब्रेन में चलता है। तो दूसरे 3 केस की बात करता हूँ, जो रिमेनिंग 3 केसेस हैं। सर या तो एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा या पूरा ऊपर रह जाएगा, जैसे कि या तो टच करेगा यानी डी इज इक्वल टू जीरो वाला केस है, या फिर इंटरसेक्ट करेगा ये डी पॉजिटिव वाला केस है, और या फिर ऊपर से निकल जाएगा यानी डी नेगेटिव वाला केस है। आप समझो इस केस में कभी तो रादर हमेशा नेगेटिव ही है सर, कुछ पॉइंट्स को छोड़कर जहां पर ये क्या हो जाएगा जीरो। सर यहाँ पे कभी जीरो है कभी नेगेटिव है और कभी पॉजिटिव है, यहाँ पर तो हमेशा नेगेटिव है। मुझे कौन सा केस मानना है? मुझे मानना है हमेशा नेगेटिव वाला केस, क्योंकि सर एक्स की कोई भी वैल्यू हो उसने लेस देन जीरो ही कहा है, इक्वल भी नहीं लगाया है। तो आप ये समझ पा रहे हैं मैं ये थर्ड केस कंसिडर करने वाला हूँ। क्या सबसे पहले तो आपको ये बात समझ आई कि ये ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग से कैसे आप क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। यानी पहली चीज उसने कहा कि चाहे सर एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, आपका एक क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो आप इस ए के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं वो दीजिए। तो मैं कहूंगा अगर कोई कहे किसी क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है तो वो तभी संभव है जब वो हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे रहे। हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे रहने का मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, मतलब अगर मैं क्वाड्रेटिक आपको दूं बनाकर एफ ऑफ एक्स, जो कि है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें ये जरूरी है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कैसा हो स्टूडेंट्स? नेगेटिव। दूसरी कंडीशन की जो डी है आपका डिस्क्रिमिनेंट, जिसे आप कहते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वो डिस्क्रिमिनेंट आपका कैसा हो? नेगेटिव। क्योंकि अगर इसने इंटरसेक्ट किया होता या टच करके निकल रहा होता तो इंटरसेक्ट करने में तो ये थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हो जाता, और टच करने वाले केस में एक पॉइंट पर ये जीरो हो जाता, और इवन मुझे वो जीरो पर भी इक्वल का साइन नहीं दिया गया। इसलिए मैं कौन सा केस कंसिडर करूंगा सबसे पहले स्टूडेंट्स, कि मुझे जो डिस्क्रिमिनेंट चाहिए होगा वो नेगेटिव चाहिए होगा। ये दो कंडीशंस जो आपने फिगर आउट की है ना स्टूडेंट्स, बस यही काफी हैं इस क्वेश्चन को वर्कआउट कर लेने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने के लिए। तो जरा गौर से देखिएगा हम कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। पहली बात, मुझे ए को नेगेटिव बनाना है। ए को नेगेटिव बनाने का मतलब है जो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे नेगेटिव बनाना है। तो पहली कंडीशन जो आप इंपोज करेंगे वो ये कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, और इसके साथ साथ मुझे ये भी चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर यानी एक्स का कोफिशिएंट वन, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और सी तो आपका माइनस वन है, तो ये हो जाता है आपका माइनस वन। और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये भी कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स? ये नेगेटिव होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस, ये कह रहा है ए नेगेटिव हो, लेकिन ये कहेगा अगर आप इसे सॉल्व करें कि ए जो है वो आपका माइनस वन बाय फोर से छोटा हो। दोनों बातों को कॉमन सेंस से कहा जा सकता है। एक कह रहा है जीरो से छोटा हो, लेकिन एक कह रहा है माइनस वन बाय फोर से छोटा हो। ज्यादा स्पेसिफिक कौन सा है स्टूडेंट्स? कि ए माइनस वन बाय फोर से छोटा हो। मैं कहूंगा ठीक है, आप इसे ऐसा कह लीजिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता है तो, कि लेट्स से हमने एक नंबर स्केल प्लॉट किया, बिल्कुल किया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच आपके पास नंबर थे, और दो वैल्यूज हैं आपके पास जीरो और माइनस वन बाय फोर। आई एम रियली सॉरी, माइनस वन बाय फोर आप जीरो के लेफ्ट में ड्रॉ करेंगे। एक ने कहा ए जीरो से छोटा हो, तो मैंने कहा ये रहे जीरो से छोटे सारे नंबर्स। क्या आप समझ पाए? माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक के सारे। एक ने कहा ए माइनस वन बाय फोर से छोटा हो, तो मैंने कहा माइनस वन बाय फोर से छोटे ये रहे सारे नंबर। चूंकि इन दोनों के बीच क्या लगा हुआ है? इन दोनों के बीच लगा हुआ है एंड। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं। इंटरसेक्शन मतलब हमेशा स्टूडेंट्स एंड, याद रखिएगा एक बार। और जो इंग्लिश वाला आपका वर्ड है इसका मतलब होगा यूनियन। आई होप ये बातें आप याद रखेंगे, बहुत काम की है।
तो मैं इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लूँ तो माइनस इन्फिनिटी से -1/4 वो एरिया है जहां ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों एग्जिस्ट करते हैं। यानी मैं कहूंगा कि x जो होगा, सॉरी x नहीं, इस बार जो वेरिएबल आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक्सप्लोर करना शुरू किया है, दैट इज a। यानी आपका जो a होगा दैट विल लाई बिटवीन -इन्फिनिटी टू -1/4। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर a आपका -इन्फिनिटी से -1/4 तक है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, x की चाहे आप कोई भी वैल्यू रख लें। ये मेरा ओपन चैलेंज है आपको कि आप -इन्फिनिटी से -1/4 के बीच कोई भी एक वैल्यू चुन लीजिए, उसे यहां रख दीजिए। अब x की कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए, आप कभी भी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पॉजिटिव या इवन जीरो भी बना ही नहीं पाएंगे। सो क्या आप ये सेंस बिल्ड कर पा रहे हैं कि हम क्वाड्रेटिक इन इक्वेशंस को इन ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग से कैसे सॉल्व करेंगे? इफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल टू मेक इट अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। बड़े गौर से सुनिएगा, यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है अगर आप क्लैरिटी बिल्ड कर पाए तो। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको कल को कहूँ, फॉरगेट दिस क्वेश्चन फॉर अ व्हाइल, है ना, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। मैं आपको कल को कहूँ कि a² + b² + c² इज इक्वल टू 0। आई रिपीट, a² + b² + c² इज इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल है? आप कहेंगे सर बड़ी ही कॉमन सेंस भरी बात है। अच्छा, आपको दिया गया है कि जो ए बी सी है वो कोई ना कोई रियल नंबर ही है, तो जो ए बी सी है वो किसी ना किसी रियल नंबर को ही बिलोंग करते हैं। तो आप कहेंगे सर a² + b² + c² 0 है। आप क्या ये बात जानते हैं कि चाहे a² हो, चाहे b² हो या चाहे c² हो, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और परफेक्ट स्क्वायर्स हमेशा 0 या 0 से बड़े होते हैं। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर्स हमेशा 0 या 0 से बड़े, थोड़ी देर के लिए मान लो 0 नहीं है, 0 से बड़े, अब आप सोच के देखो 0 से बड़े यानी पॉजिटिव है, क्या मुझे आप तीन पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके 0 जनरेट करके दे सकते? सर इम्पॉसिबल। तीन पॉजिटिव नंबर्स ऐड भी हुए और 0 भी आया, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहली बात तो वो पॉजिटिव है, दूसरी बात वो ऐड हो रहे हैं, तो 0 कैसे आएगा? तो सर कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते। मैं कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? साइन बीच में पॉजिटिव है, तो क्या करें? तो मेरा कहना है आपके पास एकमात्र रास्ता यह है कि आपके जो a² b² और c² हैं इन्हें आप 0 बना दीजिए, और कोई तरीका ही नहीं है। यानी कि टेक्निकली आप ए बी सी को 0 बना दीजिए। जब ए बी सी 0 होंगे तभी उनके स्क्वायर्स का सम 0 होगा। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे आप अप्रोच करते हैं। अगर आपको मेरी हिंट समझ आई है तो जरा इस क्वेश्चन में अप्लाई करिए, आप बहुत क्लैरिटी के साथ सोच पाएंगे जो आइडिया मैं आपको देना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को लेकर। सो आपसे बड़ी सिंपल सी बात कही जा रही है, मॉड x+1, क्या आप ये जानते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में हम ये जानते हैं कि अगर एक मॉड्यूलस फंक्शन है तो मॉड्यूलस फंक्शन आपका हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। अगर आपको स्टेटमेंट मेरा याद है तो जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को पढ़ा था तब हमने डिस्कशन किया था। सो मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। आई होप आपको ये बात याद है। अच्छा, कोई एक्सप्रेशन है जो अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट से जब कोई एक्सप्रेशन बाहर आता है दैट इज ऑल्सो ऑलवेज नेगेटिव। सो व्हेन यू ओपन अ स्क्वायर रूट आफ्टर सॉल्विंग अ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने पर भी आपको हमेशा कैसी वैल्यू मिलती है? स्क्वायर रूट ऑल्सो ऑलवेज गिव्स यू एक कैसा वैल्यू स्टूडेंट्स? नॉन नेगेटिव। आप 4 का स्क्वायर रूट लीजिए, आई होप आप समझ पा रहे हैं, 2 होगा। आप अंडर रूट 9 ले लीजिए, 3 होगा। आप अंडर रूट 0 ले लीजिए, 0 होगा। आई होप आप में से कोई ये नहीं सोच रहा है कि अंडर रूट 9 +-3 होता है, अंडर रूट 4 +-2 होता है। इस पर हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद होगा। सो इवन अ स्क्वायर रूट ऑल्सो विल ऑलवेज गिव यू अ नॉन नेगेटिव नंबर। वही बात दोबारा कि ये भी एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा, ये भी एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा, और दो नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम 0 है। ये तभी संभव है जब दोनों नॉन नेगेटिव नंबर्स 0 हो, यानी मॉड x+1 0 हो और इसके साथ साथ अंडर रूट x-1 भी 0 हो। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, जब आप मॉड ओपन करेंगे इक्वल के साइन को लेकर, तो मॉड उस तरफ शिफ्ट किया तो प्लस माइनस लगेगा, यानी x+1 इज इक्वल टू +-0। 0 पर प्लस माइनस लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है मैथमेटिकली दैट 0 इज नीदर अ पॉजिटिव नंबर नॉर अ नेगेटिव नंबर। तो 0 को ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव नंबर की कैटेगरी में रखा गया है। याद रखिएगा ये बात स्टूडेंट्स, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर्स को आप तभी समझ पाएंगे। किसी नंबर का अंडर रूट कब 0 होता है? मैं कहूंगा दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए तो x-1 0 आएगा।
आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 मिलती है और यहाँ से x की वैल्यू 1 मिलती है। क्या आप कंफ्यूजन समझ पा रहे हैं कि सर एक गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है कि एक तरफ आप कहते हैं x -1 और एक तरफ आप कहते हैं x 1 हो। मतलब ये 0 तब होगा जब x -1 होगा और ये 0 तब होगा जब x 1 होगा। क्या दोनों एक साथ 0 हो सकते हैं? आई थिंक x दोनों जगह -1 नहीं है और दोनों जगह x 1 भी नहीं है, यानी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। सो बोथ, बोथ से मेरा क्या मतलब है? बोथ यानी बोथ mod x plus 1 and अंडर रूट एक्स माइनस वन कैन नॉट बी जीरो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ऑल्दो ये बोर्ड की एग्जाम नहीं जहां पर आपको इतना लिखना पड़े, पर ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाए। दे कैन नॉट बी जीरो टुगेदर और साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस ये वर्ड समझ पा रहे हैं? फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एक्स। आई होप आप समझ पाए। मतलब एक +1 पे होता है और एक -1 पे होता है, दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए ऐसा कोई सोल्यूशन ही नहीं है जिस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन 0 हो। मतलब आप x की कोई वैल्यू ढूंढ ही नहीं सकते जिसके लिए mod x plus 1 और अंडर रूट एक्स माइनस 1 0 हो, यानी कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इस तरीके के क्वेश्चंस को हमने कैसे अप्रोच किया है स्टूडेंट्स? आपको क्या माइंडसेट रखना है और कैसे आप इन क्वेश्चंस को सोच सकते हैं? मेरा मानना है एक बेहतरीन क्लैरिटी आपने बिल्ड की। जो हमने अलजेब्रा में अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ऐसा कोई चैप्टर आईआईटी जेईई के सिलेबस में एग्जिस्ट नहीं करता है, पर जो फाउंडेशन, जो बेसिक्स हम बिल्ड करना चाहते थे, जो बातें आपको पता होनी चाहिए आने वाले समय में हर एक चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए, वो फाउंडेशन हमने बिल्ड किया है कंसेप्ट्स के थ्रू। जहां हमने, आई होप आपको याद होगा, अपनी शुरुआत की थी इस बेसिक से थॉट के साथ कि सबसे पहले हमने बात की थी कि कैसे आप डेफिनेशंस को समझ रहे थे, जहां हमने ब्रैकेट्स को लेकर अपना डिस्कशन किया था, हमने अलग अलग तरीके के इंटरवल्स को समझा था। इसके बाद हमने अपने मॉड्यूलस को समझा था, हमने मॉड्यूलस फंक्शन के अलग अलग बिहेवियर को समझा था। इससे पहले ऑफ कोर्स हमने नंबर्स को लेकर अपना डिस्कशन किया था कि कैसे कौन से साइन का क्या मतलब होता है, किस से आप कौन सा सेट रिप्रेजेंट करते हैं। देन हम इनइक्वालिटीज पर आए थे, हमने वेवी कर्व मेथड डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो किसी ना किसी तरीके से, कि कैसे कोई ग्राफ कैसे कहाँ कैसा बिहेवियर दिखाता है और आप कैसे उसको एक रफ मैनर में प्लॉट कर सकते हैं। देन फाइनली हम क्वाड्रेटिक पर आए जहां पर हमने कई सारे आइडियाज डेवलप किए कि कोई कर्व कैसे क्या क्या बिहेवियर दिखाता है, स्पेशली एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इस तरीके से बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जो चैप्टर है थ्योरेटिकली हमने खत्म किया है, पर इसकी प्रैक्टिस अभी बाकी है। प्रैक्टिस यानी अब जो लेक्चर्स आपके आने वाले हैं, अब जो लेक्चर्स आपके होंगे, उनमें हम अपने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर पर बेस्ड कई सारे इंटरेस्टिंग आईआईटी जेईई मेंस और ऑफ कोर्स एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑल्दो ये पीवाईक्यूज नहीं है, पीवाईक्यूज आपके सेकेंड और थर्ड फेज में हम कैटर करेंगे। अभी मेंस और एडवांस में मिलते जुलते उस लेवल के, उनके अराउंड रिवॉल्व होने वाले क्वेश्चंस को कैटर करेंगे जो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर पर बेस्ड होंगे। सो इस तरीके से आपकी आने वाले समय में प्रिपरेशन प्लान है। नेक्स्ट लेक्चर जिस चीज पर बेस्ड होगा उसको लेकर आपको क्लैरिटी देने की कोशिश की है इस मॉड्यूल में, जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स के एस्पिरेंट्स के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ भी आपको ऐसा कोई मॉडल है ही नहीं कि कहीं से कोई सब्सक्रिप्शन लेना है या कुछ करना है। यू जस्ट वॉच ऑल दीज वीडियोस, लर्न एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स। इस मॉड्यूल में ऑफ कोर्स 3 फेजेस आपके लिए डेडिकेट किए गए हैं। जो अभी फर्स्ट फेज चल रहा है, इसमें थ्योरी और कंसेप्ट को हम कई सारे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से कवर कर रहे हैं, जो शुरुआत हमने अलजेब्रा से की है। इसके बाद ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर हम शिफ्ट होंगे, देन ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करेंगे, एंड देन हमारी कहानी कैलकुलस पर शिफ्ट होकर वेक्टर्स इन 3D पर कंक्लूड होगी। फेज 1 पूरे तरीके से डिटेल मैनर में कवर होने के बाद हम फेज 2 पर शिफ्ट होंगे, जहां आईआईटी जेईई मेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम केटर करेंगे स्टूडेंट्स। इस तरीके से सेकंड फेज आपके लिए प्लान है। और जब बात आती है थर्ड फेज की, मेरा यकीन मानिए स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस्ड के पूछे गए इन सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज भी हम डिटेल मैनर में करेंगे। इस तरीके से पूरी तैयारी आपके लिए प्लान्ड है और ये हमेशा वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। आप अपने पेस, अपनी स्पीड पर इन्हें देख सकते हैं। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर स्टूडेंट्स। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।